हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार आपका फिर से मिस्ट्री के यूट्यूब के स्टडी मंत्र चैनल पर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्लांट इकोलॉजी। तो आज से हम नई बुक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्लांट इकोलॉजी। सबसे पहले हम इसके जो 10 इयर्स के प्रीवियस क्वेश्चंस है शॉर्ट आंसर वाले उनको डिस्कस करेंगे। फिर आगे नेक्स्ट जो आपका सिलेबस है उसके अंतर्गत जो टॉपिक दे रखे हैं उनको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपके फर्स्ट क्वेश्चन है कमेंसलिज्म। तो कमेंसलिज्म का मतलब होता है सहभोजिता, कि इस प्रकार का इंटरेक्शन या इस प्रकार का सिम्बायोटिक इंटरेक्शन या रिलेशनशिप जिसमें कि दोनों स्पीसीज को इक्वली बेनिफिट होता है। ठीक है, दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होता है या फिर क्या होता है कि अदर जो दूसरी स्पीसीज होती है उसको ना तो हार्म होता है ना ही बेनिफिट होता है, मतलब वो एक प्रकार से अनअफेक्टेड रहती है। इसे ही कहा जाता है कमेंसलिज्म या सहभोजिता। कमेंसलिज्म इज ए टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन स्पीसीज ऑब्टेन बेनिफिट। इसमें एक स्पीसीज को क्या होता है, लाभ होता है, फ्रॉम द अदर इज नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड। जो दूसरी स्पीसीज है उसको ना तो हार्म होता है, ना ही तो कोई हार्म होता है और ना ही कोई बेनिफिट होता है। तो ये आपके था सहभोजिता। इट इज ए बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, यह एक प्रकार का बायोलॉजिकल इंटरेक्शन है। इज नोन एज द कॉमेंशियल एंड द अदर नोन इज एज द होस्ट स्पीसीज। The commensal organism can benefit by receiving food, water, shelter or transportation. For example है orchids growing on branches। तो ये एग्जाम्पल भी आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट आपके सेकंड क्वेश्चन है इकोलॉजिकल निश। इन इकोलॉजी द इकोलॉजिकल निश डिस्क्राइब हाउ ए स्पीसीज इंटरेक्ट विथ इन एन इकोसिस्टम। वैसे अगर इकोलॉजिकल निश की बात करें तो एक प्रकार के इसको हम लोग बोल सकते हैं ये कंडीशन है जिसमें कि अगर कोई हैबिटेट है उसमें कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो वो उसमें किस प्रकार से उसमें इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसमें किस प्रकार से सरवाइव कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार की कंडीशन होती है। द निश ऑफ ए स्पीसीज डिपेंड ऑन बोथ एबायोटिक फैक्टर्स और biotic factors which affect the ability of a species to survive and endure। फिर इसका सिग्निफिकेंस हम यहीं पे ही नोट डाउन कर लेते हैं कि इसका क्या महत्व है। इकोलॉजिकल निश आर इम्पोर्टेंट फॉर ए गिवन प्लेस बिकॉज दे अलाउ डिफरेंट स्पीसीज टू लिव टुगेदर, कि इसके द्वारा ही जो डिफरेंट स्पीसीज है वो साथ साथ में रह सकती है, यूजुअली विदाउट कंपटीशन के। ईच स्पीसीज नोज इट्स पोजीशन इन द इकोसिस्टम एज वेल एज द फूड चेन। द नंबर ऑफ निश एन इकोसिस्टम डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्पीसीज इन इट। दे डिफाइन द डाइवर्सिटी ऑफ ए प्लेस। तो ये था आपके इकोलॉजिकल निश। जो इकोलॉजिकल निश है उसको हम आगे भी जो आपके लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन आते हैं उनके तो वहां पे हम इसको थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे। फिर ए कम्युनिटी इज द ग्रुप ऑफ एसोसिएशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट स्पीसीज। कम्युनिटी एक प्रकार का पॉपुलेशन का क्या होता है, ग्रुप होता है जिसमें 2 और मोर स्पीसीज प्रेजेंट हो सकती है। ए प्लांट कम्युनिटी इंक्लूड्स बर्ड्स, इंसेक्ट, फंजाई इटीसी। कम मीनिंग होता है टुगेदर और मुनिस यानी टू सर्व। तो ये अगर इस वर्ड को हम स्प्लिट करते हैं तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि टुगेदर साथ साथ, और टू सर्व मतलब सेवा करना। ठीक है। टाइप्स ऑफ कम्युनिटी 2 टाइप से होती है, मेजर कम्युनिटी और माइनर कम्युनिटी। मेजर कम्युनिटी इट इज ए लार्ज एंड इंडिपेंडेंट यूनिट, फॉर एग्जाम्पल कोरल रीफ्स है, मैंग्रोव्स है, ईटीसी। Minor community it is a smaller and dependent on other communities for growth and survival। इस प्रकार की कम्युनिटी की अगर हम लोग बात करें तो जैसे लोअर प्लांट्स है वो भी इसी कम्युनिटी में आ जाते हैं, या फिर जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद से सरवाइव नहीं कर पाते, जिनको सरवाइव करने के लिए किसी अदर स्पीसीज पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल है ऑर्किड्स और ऑयस्टर्स। तो ये थे इसके एग्जाम्पल।
एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री मीनिंग फॉरेस्ट। एग्रो फॉरेस्ट्री लैंड यूज की वह प्रोसेस है जिसमें सुनियोजित ढंग से वुडी पेरेनियल्स फॉर एग्जाम्पल ट्रीज है, पाम्स है, बम्बूज है, ईटीसी की खेती की जाती है। ठीक है, इसका एग्रो फॉरेस्ट्री का मीनिंग क्या होता है, जिसमें वुडी पेरेनियल्स होते हैं उनकी खेती की जाती है। इनका प्रोडक्शन मतलब किस लिए किया जाता है, इनका प्रोडक्शन इसलिए किया जाता है ताकि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व किया जा सके, या फिर जो एग्रो फॉरेस्ट्री के ट्रीज होते हैं जिनके अंतर्गत हम लोगों को फ्रूट्स मिलते हैं या वुड मिलती है उनको कंजर्व किया जा सके। इनके प्रोडक्शन के साथ साथ सेरिकल्चर, फिशिकल्चर ईटीसी को अपनाया जाता है। एग्रो फॉरेस्ट्री हेल्प्स टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज सच एज कंट्रोलिंग सॉइल इरोशन, मृदा अपरदन को रोकना, प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, ईटीसी। ट्रीज इन एग्रो फॉरेस्ट्री कैन आल्सो प्रोड्यूस वुड, फ्रूट्स एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। एग्रो फॉरेस्ट्री कैन कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है आपके इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम की डेफिनेशन हम लोग बचपन से पढ़ते आए कि इकोसिस्टम क्या होता है। एक प्रकार की अगर हम लोग इकोसिस्टम की डेफिनेशन की नॉर्मल तरीके से बात करें तो यह एक प्रकार की फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट होती है किसी ऑर्गेनिज्म की, जिसके अंतर्गत वो ऑर्गेनिज्म उस वातावरण में रहता है या फिर इंटरेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें इकोसिस्टम के अंतर्गत आती है। एन इकोसिस्टम इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी where the living organism interact with each other and the surrounding environment. The term was given by A.G. Tinsley in 1935. Ecosystem describe the relation between biotic and abiotic components. It provide habitat to wild plants and एनिमल्स की यह एक प्रकार से जो वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको हैबिटेट प्रोवाइड करवाता है, आवास प्रोवाइड करवाता है। इट प्रमोट वेरियस फूड चेन एंड फूड वेब। फिर है स्पेशिएशन। ठीक है, स्पेशिएशन का मीनिंग होता है कि जैसे कि जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस होती है उसके अंतर्गत नई स्पीसीज का डेवलपमेंट होना और प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज है उनसे ही नई स्पीसीज का डेवलपमेंट होना, या फिर जो प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज है वो अगर विलुप्त हो गई तो किस प्रकार से नई स्पीसीज का उद्भव होता है, तो ये होता है जाति उद्भवन। स्पीशिएशन इज एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस न्यू स्पीसीज डेवलप फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस इज नोन एज स्पीशिएशन। The species evolve by genetic modification. The new species are reproductively isolated from the previous species. The new species cannot mate with the old species. कि जो नई स्पीसीज होती है वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो जाती है प्रीवियस स्पीसीज से, और न्यू स्पीसीज होती है वो पुरानी स्पीसीज के साथ मतलब इंटीमेट नहीं करती है। ठीक है, या मेटिंग की प्रोसेस नहीं करती है। एलोपेट्रिक न्यू स्पीसीज, अब ये इसी के अंतर्गत आते हैं। एलोपेट्रिक है, पेरीपेट्रिक है। एलोपेट्रिक न्यू स्पीसीज फॉर्म्ड फ्रॉम जियोग्राफिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन, की नई स्पीसीज का फॉर्मेशन है वो अगर जियोग्राफिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन के द्वारा हो रहा है तो वो होता है एलोपेट्रिक। पेरीपेट्रिक न्यू स्पीसीज फॉर्म्ड फ्रॉम ए स्मॉल पॉपुलेशन आइसोलेटेड एट द लार्जर पॉपुलेशन, कि अगर न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन किसी स्मॉल पॉपुलेशन से हो रहा है और वो भी किसी लार्जर पॉपुलेशन से आइसोलेटेड है तो उसे कहा जाता है पेरीपेट्रिक। फिर आयुसीएन इंटरनेशनल यूनिट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले आपको आयुसीएन की डेफिनेशन, आयुसीएन का जो फुल फॉर्म है वो पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसकी डेफिनेशन आप नोट डाउन करोगे। आयुसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। द आयुसीएन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रकार की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट वर्क्स इन द फील्ड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड्स फ्लोरा एंड फोना। ठीक है, जो वर्ल्ड के फ्लोरा और फोना है उनका कंजर्वेशन करती है। ये एक प्रकार की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट होती है
दिस इज एन इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल बॉडी, स्पेशली लाइट ऑफ द, लाइट लिखा हुआ है यहाँ पे, LIGST कर लेना, लाइट ऑफ द IUCN रेड लिस्ट। अब रेड लिस्ट क्या होता है, उसके इसके अंतर्गत क्या आता है, रेड लिस्ट के अंतर्गत इसको हम बहुत ज्यादा डीपली स्टडी करेंगे आगे के लेक्चर्स में। अभी तो आप इतना ही ध्यान रखो कि रेड लिस्ट जो होती है उसके अंतर्गत जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती है उनका विवरण होता है। एक प्रकार की जो डॉक्यूमेंट होता है रेड लिस्ट। इट वर्क्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड द सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल यूज है वो आपके टॉपिक बहुत डीपली दे रखा और इसको आगे हम स्टडी भी करने वाले हैं। तो इसका मतलब, इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क होता है कि यह नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका सस्टेनेबल यूज किस प्रकार से किया जाता है, ये इनका वर्क है IUCN का। इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 5 अक्टूबर 1948। हेड ऑफिस है इसका बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की एक ऐसा एक्ट जो प्रोवाइड करता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए बनाया गया एक्ट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, इसके जो कंपोनेंट्स है ठीक है उसको उनका सस्टेनेबल यूज करना। रेगुलेशन ऑफ द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इन द कंट्री, प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी एंड फैसिलिटी द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विथ द लोकल कम्युनिटी की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना और जो फैसिलिटीज है उनको लोकल कम्युनिटीज तक भी पहुंचाना, या फिर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है उनका इस प्रकार से मैनेजमेंट करना कि वो लोकल कम्युनिटीज तक भी उनको मतलब पहुंचा सके, उनको जो लोकल कम्युनिटी है वो भी यूज में ले सके। फिर डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच द नाइट्रोजन कंपाउंड इज रिलीज्ड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। डीनाइट्रिफिकेशन, इसके जो जब इस वर्ड को हम लोग स्प्लिट करते हैं तो इसका मीनिंग, इसके जो इसका नेम है उसी में से इसकी डेफिनेशन निकल के आती है कि जो नाइट्रोजन के कंपाउंड है वो वापस एटमॉस्फेयर में अगर चले जा रहे हैं तो इस प्रोसेस को कहा जा रहा है डीनाइट्रिफिकेशन। बाय कन्वर्टिंग नाइट्रेट इनटू गैसियस नाइट्रोजन, दिस प्रोसेस ऑफ कैरिड आउट absence of oxygen by Thylobacillus species such as Clostridium and Pseudomonas bacteria present in the soil। की जो Pseudomonas और Clostridium बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं सोइल में उनके द्वारा ये प्रोसेस की जाती है और उस टाइम क्या होती है ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है और ये या फिर ये जो प्रोसेस होती है वो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। इट इज ए माइक्रोबियल प्रोसेस, ये एक प्रकार की माइक्रोबियल प्रोसेस है। फिर आगे है आपकी इकोलॉजिकल पिरामिड। एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोविंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। एक प्रकार का जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसके अंतर्गत जो इकोसिस्टम में प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, उनके बीच में रिलेशन को बताया जाता है। It shows the flow of energy at different trophic level in an ecosystem. The ecological pyramid were developed by चार्ल्स एल्टन। अब चार्ल्स एल्टन है इसीलिए इनको एल्टेनियन पिरामिड भी कहा जाता है। इन 1927 शायद आपके लिखा हुआ भी है ये। दे आर आल्सो कॉल्ड एज एल्टेनियन पिरामिड। तो आप ये नोट डाउन करना, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में आपके इकोलॉजिकल पिरामिड ना दे के ये नाम दे दिया जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये कहाँ से आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। द 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड इंक्लूड पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। फिर आपके स्क्रैम्बल कंपटीशन।
इकोलॉजी की ऐसी कंडीशन है जिसमें एक रिसोर्स ऑल कंपटीटर के लिए उपलब्ध होता है। अब जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें जो कोई भी रिसोर्स है वो सभी ऑर्गेनिज्म के लिए बराबर प्रोवाइड होता है या फिर सभी कंपटीटर के लिए मतलब वो बराबर तरीके से होता है। बट लेकिन उस रिसोर्सेज पर किसी का भी क्या होता है, एकाधिकार नहीं होता, मोनोपोली नहीं होती है। तो क्या होता है कि अब जो स्क्रैम्बल कंपटीशन में क्या होता है कि सभी जो प्रतियोगी होती है उनकी जो जीवित रहने की जो कैपेसिटी आती है उसके रेट में कमी आ जाती है इस प्रकार से, मतलब इस कंपटीशन के द्वारा, जिसमें एक रिसोर्स ऑल कंपटीटर के लिए उपलब्ध होता है, अर्थात रिसोर्स पर किसी का भी एकाधिकार मोनोपोली नहीं होती है। इसलिए स्क्रैम्बल कंपटीशन से सभी प्रतियोगियों के अलाइव रहने की रेट में कमी आ जाती है। स्क्रैम्बल कंपटीशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी रिसोर्स के लिए प्रतिस्पर्धा जो कि क्षेत्र में सभी जीवों की जरूरत पूरी करने के लिए अपर्याप्त होता है, लेकिन जो प्रतियोगियों कंपटीटर्स के बीच समान रूप से डिवाइड हो जाए तो कोई भी कंपटीटर उतना रिसोर्स नहीं प्राप्त कर पाएगा। मान लो कोई रिसोर्स है तो उसको सभी में बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाए, ठीक है, तो मतलब वो सभी प्रतियोगी होते हैं उनके लिए उतना पर्याप्त नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि वो पर्याप्त नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई रिसोर्स है उसको सब अपने हिसाब से यूज में ले रहे, तो जिनके अंतर्गत मतलब जो कॉम्पिटिटर भाग लेते हैं, अगर उनमें कोई जिसके अंतर्गत इतनी एबिलिटी हो कि वो ज्यादा उस रिसोर्स का यूज कर लेता है, तो इसे ही कहा जाता है स्क्रैम्बल कंपटीशन। जितने की उनको आवश्यकता है और क्लाइमेक्स स्टेज तक सभी ऑर्गेनिज्म में डेथ हो जाएगी। अगर ऐसा होगा, किस प्रकार से, अगर कोई रिसोर्स है उसको समान रूप से डिवाइड कर दिया जाए तो उनकी जो ऑर्गेनिज्म है उनकी आवश्यकता पूरी नहीं होगी, ठीक है, और लास्ट स्टेज आएगी जो क्लाइमेक्स स्टेज आएगी जिसे चरम अवस्था भी कहा जाता है, उस चरम अवस्था तक सभी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। अब जो क्लाइमेक्स स्टेज है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, सक्सेशन है, ये सब आपके सिलेबस में है, तो आपको ये धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे तब धीरे धीरे इजीली समझ में आ जाएगा। ये था आज का आपका लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इसी को हम आगे डिस्कस करेंगे, इनके आगे के क्वेश्चन को हम